हमारे बीच माननीय मंत्री जी जसवंत सैनी जी बैठे हुए हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पे आएं और स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ में जसवंत सैनी जी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वीके सिंह जी, जनरल सर, आपसे सवाल कर रही थी मैं। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं, आप आए, सांसद बने, दूसरी बार सांसद बने। आपने बताया कि मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड था, लेकिन सच्चे मन से अगर कोई काम किया जाता है वो सफलता उसमें जरूर मिलती है और वो आपको मिली। दूसरी बार आपने जब चुनाव लड़ा 61% ज्यादा वोट। इस बार चुनाव आ रहे हैं, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, 400 पार का नारा है। ऐसे में क्या 100% सीटों का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं आप, और क्या टिकट आपको ही मिल रहा है? देखिए, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये फैसला तो किसी और के हाथ में होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जनता चाहती है कि टिकट मिले। ये कॉन्फिडेंस दोनों के अंदर अंतर है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो 10 साल के अंदर जो हमने चित्र बदलने की कोशिश की गाजियाबाद की, चाहे हर तरह की सहूलियत की, गाजियाबाद आज वो शहर है जहां पर लोग बाग रहना चाहते हैं। और मैंने एक ही चीज शुरू में गाजियाबाद के निवासियों को कही थी कि मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है, गाजियाबाद जो जिला गाजियाबाद के नाम से जाना जाता था, वो जो फिल्म जो थी उसके नाम से, वो बदलना चाहिए। गाजियाबाद एक शहर के रूप में आना चाहिए। अभी बहुत काम बाकी है और अगर तीसरे उसमें होते हैं तो उन कामों को गति दे सकते हैं, क्योंकि सब पता है दोबारा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक रूपरेखा है दिमाग के अंदर ताकि गाजियाबाद और अच्छा बने। जो लोग खासकर मैं तो कहूँगा मीडिया के बहुत लोग गाजियाबाद में रहते हैं और सब कहते हैं जी अभी चीज़ें बेहतर हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर होंगी। सर, आपने कहा कि जनता चाहती है कि मुझे ही टिकट मिले। मैं खुद क्योंकि गाजियाबाद की निवासी हूँ, 25 साल से ज्यादा के समय लगभग मेरे को गाजियाबाद में रहता वो हो गया है, और मैं यही चाहूंगी कि आप ही को टिकट मिले। बतौर जनता, बतौर पत्रकार मैंने देखा कि आपका कार्यकाल बतौर सांसद कैसा रहा, लेकिन बतौर गाजियाबाद का रेजिडेंट मैंने वो महसूस भी किया है। और इस बीच आगे की अगर हम बात करें, आपने कई सारे ऑपरेशंस में एक अहम योगदान दिया है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे इंडिया के प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं, सूडान में कितने हजारों भारतीयों को आप बचा के लेके आए, ऑपरेशन संकट मोचन आपके द्वारा चलाया गया। ईरान में आपने कितना ज्यादा जो भारतीय रेजिडेंट्स होते हैं वो कितनी आशा की किरण के साथ में एक सांसद को देखते हैं जब आप वहां पहुंचते हैं। उस बीच कैसा महसूस करते हैं आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप निभाते हैं और इंटरनेशनली इतना बड़ा रोल निभाने आप पहुंचते हैं? मैं इसको एक दृष्टांत के साथ कहना चाहूंगा। सिलक्यारा के अंदर जो टनल कोलैप्स हुआ था, जब मैं पहुंचा तो उस समय हम जो पाइप थी उसके द्वारा बात करते थे। यहां से हम बात करते थे, उधर वो कान लगाकर सुनता था और वो फिर जवाब देता था। तो मैंने बात करनी शुरू की। मैंने कहा मैं जनरल वीके सिंह बोल रहा हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। उधर से जो आवाज आई उसने कहा जी आप आ गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप हमको निकाल लेंगे। मेरी आंखें नम हो गई कि उसके अंदर इतना विश्वास है, यानी कि इतनी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। और इसलिए वहीं पे रुककर कोशिश की कि सब लोग सुरक्षित निकले और वो 41 लोग सुरक्षित निकले। समय लगा, लेकिन वो माहौल ऐसा था जिसके अंदर समय जितनी हमने बचाने की कोशिश की उतनी हमको और दिक्कतें आती गई और चुनौतियां आती गई, लेकिन बाद में सफलता भी मिली और अब संतोष होता है। और यही हाल हर जगह पर हुआ, चाहे यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे इराक हो, चाहे ऑपरेशन गंगा के अंदर यूक्रेन से लाने का हो। सब जगह एक ये रहता है कि कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी ले आएं और बिना भेदभाव के, बिना ये सुने कि जी कोई फोन आता है जी मेरा बच्चा यहाँ पर है या मेरा फला आदमी यहाँ पर, उसको निकाल लीजिए पहले, वो फौज में चलती नहीं है।
तो हम उसको चलने भी नहीं देते। सर, आर्मी में आपने इतना लंबा टाइम बिताया, ऐसे में आर्मी में जो लोग बिताते हैं अपना वक्त, तो उनकी जो जज्बा होता है, जो हिम्मत होती है, उसको दुनिया सलाम करती है। लेकिन फिर भी जब बतौर सांसद आप उन उम्मीद की किरण भरी आंखों को देखते हैं, तो आप अपनी जो हिम्मत है उसको कैसे बांध कर रखते हैं? क्योंकि जैसे आपने अभी सिलक्यारा जलन का जिक्र किया, कई बार हुआ, मशीनें आई, फेल हो गई, बड़ी मशीनें इंटरनेशनली आई, फेल हो गई, टीम्स आई इंटरनेशनली, फेल हो गई, फिर शुरू से शुरू किया, अलग अलग प्रोसेस से ड्रिलिंग की गई। तो अपनी जो हिम्मत है उसको बांध कर रखना कैसे पॉसिबल होता है, वो भी तब जब सबकी हिम्मत टूट रही होती है? जब आपका संकल्प मजबूत हो तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है और सब कुछ काम अपने आप ऊर्जावान हो जाता है। जसवंत सैनी जी हमारे बीच हैं, क्योंकि लगातार मैंने कहा ये सीट स्थायी है क्योंकि हम गाजियाबाद में बैठे हैं और आप गाजियाबाद के सांसद हैं। जसवंत सैनी जी, पिछले दिनों यूपी जो पश्चिम आता है इलाका, ये कहा गया कि जो पश्चिम की गर्मी है वो शिमला में तब्दील कर देंगे, तो ये क्या हो रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे सम्मुख दर्शक बैठे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में बनी। 2022 में जब चुनाव का माहौल था तो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, हम आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को गर्मी चढ़ी थी, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गर्मी में भी शिमला जैसा एहसास करा देंगे, क्योंकि हम सबके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, और ये देश कानून से चलता है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडागर्दी को समाप्त किया गया, बड़े बड़े भूमाफियाओं को ठीक किया गया, उनकी संपत्ति को जब्त करके बाबा का बुलडोजर चला, और आज उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है, जिसका उदाहरण देश के दूसरे राज्यों में ही नहीं बल्कि दुनिया में दिया जाता है। जनरल बीके सिंह जी, सांसद हैं गाजियाबाद से, आप सांसदी का चुनाव सामने है, आपने अपने शब्दों से यह प्रतीत कराया हमें कि जीत तो पक्की है। जीत का आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, आपने कमिट नहीं किया। क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? संख्या में बोलिएगा। देखिए, एक लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम भाजपा को 370 का आंकड़ा पा लेना चाहिए और एनडीए को 400 से ऊपर जाना चाहिए। तो हम लोगों के लिए एक लक्ष्य है। 370 का मतलब यह है कि हमें यह प्रयत्न करना है कि हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लें। प्रयत्न करना है, और अगर हम प्रयत्न अच्छा करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। कहीं चुनौती होगी, कहीं आसानी होगी, तो अब ये कार्यकर्ताओं के ऊपर और हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसे इस अभियान को आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि विपक्ष की बात भी होना बहुत जरूरी है, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है? बीके सिंह, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? क्या परिभाषा है इंडिया गठबंधन की? देखिए, पहले तो मैं उसको इंडिया तो बोलता नहीं हूं, क्योंकि वो I.N.D.I.Alliance है, इंडिया अलायंस है। अलग अलग विचारधारा के और कई बार विरोधी विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि किसी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं या हमारा आंकड़ा इतना हो जाए कि हम एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सके। कोई चीज मिलती नहीं है, मतभेद हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मतभेद के होते हुए सब एक दूसरे को बड़ी शकिया नजर से देखते। इसको ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज जो है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये तनाव आपको और दिखाई देने वाला है। आपके गाजियाबाद बॉर्डर पे गाजीपुर लगा हुआ दिखता है, वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कितनी सच्चाई? क्योंकि बहुत तरीके की बातें आ रही हैं, ये वो किसान ही नहीं है, वो किसान है,
तो क्या है आपका, क्या मानना है कि आंदोलन क्यों भाई? देखिए, जितना काम मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए किया है और किसी ने नहीं किया, पीछे भी जो कानून लाए गए वो सब किसानों के हक में थे। आज हम कहते हैं जी कि हमें आमदनी बढ़नी चाहिए हमारी। अगर बाजार खुलेगा तो आमदनी बढ़ेगी। अब मंडी के जो कानून है वो प्रदेश के अंतर्गत है। मंडी के अंदर अगर आपको उसी जगह सब कुछ लाकर बेचना है तो आपके ऊपर एक बंदिश है। आप मंडियां खोल दीजिए, चीजें आसान बना दीजिए, किसान को अपनी चीज खुद बेचने के लिए करिए। ई नैम बना दिया है सरकार ने, वो बेच सकता है। वेयर हाउसेस बनाएगा, अपने छोटे फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। ये सब कुछ है। और एक मैं विशेष आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। जितनी सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दी जाती है और इसके अंदर किसान सम्मान निधि भी आप जोड़ लें तो ये जीडीपी का 2.3% है। हमारा रक्षा बजट जीडीपी का 1.9% है। क्या चीज नहीं हो रही? अब उसके अंदर कोई मतभेद है तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उसके लिए आंदोलन करना या ट्रैक्टरों के ऊपर बख्तर लगा के कहना कि हम तो दिल्ली में घुसेंगे, मेरा मानना है कि यह गलत है। सर, इसका सोल्यूशन क्या कुछ निकलता हुआ नजर आता है? क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत ज्यादा अड़ गए हैं कि हमें तो यही चाहिए, नहीं तो हमें दिल्ली कूच चाहिए। दूसरी चीज, हालांकि सरकार, जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही है कि बैसाखी देकर चलने से ज्यादा उनको चलना सिखाया जाए। कि वो कहते हैं कि फिशिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बेटर कि आप फिशेज उनको प्रोवाइड कर दो मील के तौर पर। तो सरकार फिशिंग सिखा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो सर्व फिशेज चाहिए प्लाटर। पूरे विश्व के अंदर फार्म सेक्टर के अंदर कृषि क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से एक सब्सिडी दी जाती, चाहे उसको सब्सिडी बोला जाए चाहे ना बोला जाए। उसके बाद आपको जो WTO के जो आपके फैसले हैं उनके ऊपर भी चलना पड़ता है, जिसके अंदर सब्सिडी को एक नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। इन सब के होते हुए अगर किसान को इस चीज में समृद्ध बनाया जाए, और जो कि कोशिश की जा रही है, जिससे यूरिया की जगह अब नैनो यूरिया दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो गया तो वो खाद के लिए और कीटनाशक दवाइयों के लिए ड्रोन का उपयोग करे। बहुत कुछ काम हो रहा है। अब इस काम के अंदर अगर किसान सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलेगा, उसी का भला होगा। लेकिन अगर आप आंदोलन करते हैं, अपनी बात को ही सही समझते हैं, अब पीछे मुझे सुनने को क्या मिला कि जी WTO का कानून है तो WTO छोड़ दो। ये बातें जो हैं वही कह सकता है जिसने सिर्फ आंदोलन के लिए करना है। जनरल बीके सिंह जी ने अपनी बात में एक बात कही कि ये प्रदेश सरकार का भी मामला है अलग अलग। जसवंत सैनी जी हैं, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं, कद्दावर नेता है, मंत्री पद आपके पास है। क्या मानते हैं, आंदोलन क्यों और इसका निराकरण क्या है? अभी जनरल साहब ने बताया कि किसानों के लिए जितना काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया, इतना काम किसी ने नहीं किया है। और ये आंदोलन नहीं, एक अराजकता का माहौल है। आंदोलन करना, कोई बात अपनी रखनी है तो कहीं स्थान पर बैठे सरकार से बात करें। बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप रोड जाम करोगे, अराजकता पैदा करोगे, ये आंदोलन नहीं कहा जा सकता। बातचीत से सब चीज का हल निकल सकता है। कोई मुद्दा है तो उसको बातचीत के मंच पर लाइए। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। और केवल ये है कि हमारी ये बात होनी ही चाहिए, ये नहीं होता, तो इसका एकमात्र समाधान है बातचीत। सैनी जी, औद्योगिक विकास मंत्रालय आपके पास है, आप गाजियाबाद में बैठे हैं और गाजियाबाद, इससे ये मानिए कि औद्योगिक सिटी कहा जाता है गाजियाबाद। किस दिशा में विकास तेजी से बढ़ रहा है और गाजियाबाद कहाँ, आने वाले समय में गाजियाबाद को कहाँ देखते हैं और क्या दिखाएंगे गाजियाबाद को? क्योंकि मैंने कहा ना, ये मंच बहुत रोचक है,
यहाँ जिम्मेदार बैठे हुए हैं, गाजियाबाद के सांसद साहब बैठे हुए हैं, लगातार मैंने उनको बना रखा है यहीं पर ही, तो आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश बदलते हुए भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में आज काम कर रहा है। उद्योग के लिए मैं जानना चाहूंगा थोड़ा 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त, उत्तर प्रदेश के अंदर चलने के लिए सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, बल्कि उद्योगपति अपने उद्योगों को यहां से समेट करके दूसरे प्रदेशों की ओर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, जिला केंद्रों को 20 घंटे और महानगरों को 24 घंटे बिजली देंगे। बिजली की आबाद आपूर्ति हुई। उत्तर प्रदेश में जो सड़कों की बदहाल थी, हालत खराब थी, उनको ठीक किया गया। उसके बाद 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव पहली इन्वेस्टर समिट में आया। उसके बाद 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उनको जमीन पर उतारने का काम हुआ। 2022 में फिर सरकार बनी, जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी रास्ते पर फिर आगे बढ़े। 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लखनऊ के अंदर लिया गया और 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े। विदेशों में मंत्रिमंडल समूह के सदस्य गए, देश के बड़े बड़े महानगरों में रोड शो किए गए और हर जिले के उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर के चले थे, वहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर विश्वास करते हुए, उत्तर प्रदेश को अच्छा स्थान मानते हुए उद्योगपतियों ने दिल खोल करके सहयोग किया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और आज तक ये बढ़कर के 40 लाख करोड़ के हुए हैं। अभी 19-20 फरवरी को लखनऊ के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारने के लिए 14,000 कंपनियों ने प्रतिभाग किया और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनका शिलान्यास किया गया। यह बदलते भारत का बदलता उत्तर प्रदेश है। ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। और गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक नोएडा क्षेत्र बनाया गया था 1976 में। अभी बीड़ा के नाम से एक टाउनशिप विकसित करके एक औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड को देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के सब जनपदों का विकास हो, औद्योगिक विकास हो। और ये जो मैंने कहा है भी 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम हुआ है, उनकी नींव रखी गई है। तो 34 लाख नौजवानों को रोजगार का भी लक्ष्य है। तो आज बदलते भारत का बदलता उत्तर प्रदेश है। और इसमें गाजियाबाद का भी, गाजियाबाद के साथ मैं कहता हूं पूरे प्रदेश के विकास का नींव रखी गई है और निश्चित रूप से ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। क्या बात है पलक जी, मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे, क्योंकि ये जो कॉन्क्लेव है लगातार बीके सिंह जी के साथ जारी रहेगा। आप सांसद हैं, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, सवालों का दौर भी आपसे ज्यादा रहेगा, तो मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। ये तो इसी तरीके से जारी रहेगा, प्लीज। बिल्कुल, ये कार्यक्रम तो यूं ही जारी रहेगा, सवाल जवाबों के दौर भी जारी रहेंगे। लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं, जो भारत 24 का परिवार है, जब जब भारत 24 कोई कार्यक्रम करता है, हमारे परिवार के सदस्य के तौर पर जो सदस्य हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनका एक बार यहाँ पर सम्मान कराना भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगी सर, आप हमारे परिवार के सदस्यों का सम्मान करें। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हाजी कमरुद्दीन जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर, आप मंच पर आइए। MD सर्वकॉन सिस्टम लिमिटेड। तो जोरदार तालियां हो जाएं, मुझे बार बार तालियों के लिए ना कहना पड़े, जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि इनका जो हौसला है वो बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम सर्वोत्तम काम कर रहे हैं और ऐसे में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर महीन सिंह बसु, MD बसु आई हॉस्पिटल। सर, मैं आपको चाहूंगी आप स्टेज पर आइए और जोरदार तालियां एक बार
डॉक्टर महेंद्र सिंह बसु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए और भारत 24 के परिवार के तौर पर, परिवार के सदस्य के तौर पर आप इनको जान सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर महेंद्र सिंह बसु जी, एमडी बसु आई हॉस्पिटल। तालियों में कंजूसी की जा रही है, कहा जा रहा है, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए और जोश यूं ही बरकरार रहना चाहिए। और इसी के साथ में मिस्टर बासु सर, साथ ही अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर सुशील अग्रवाल, चेयरमैन एवरो इंडिया लिमिटेड। सर आप स्टेज पर आइए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे बार बार तालियों के लिए बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा, आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। मिस्टर सुशील अग्रवाल जी, चेयरमैन एवरो इंडिया लिमिटेड। क्योंकि ये सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उत्तम काम कर रहे हैं और ऐसे में उत्साहवर्धन करना भी हमारा जरूरी हो जाता है ताकि आने वाले समय में आपको, हमें और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान जी, ओंको केयर हॉस्पिटल। सर आप स्टेज पर आइए, डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान जी। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान जी के लिए। क्योंकि भारत 24 की ये पहल भी लगातार है, हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर, वहां पर पहुंचकर वहां के विकास को हम जानते हैं या वहां की जनता के मन में आखिर क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्टेज पर बुलाना चाहूंगी निशांत जी को, शोभित यूनिवर्सिटी से हैं। सर आप स्टेज पर आइए, एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और साथ ही अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मनीष महाजन जी। आप सर प्लीज स्टेज पर आइए। तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप स्वागत करिए डॉक्टर मनीष महाजन जी।